हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मेथड के लास्ट 2 वीडियोस में हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं वो मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हमने 2 तरह की कंडीशंस की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन और कंपैटिबिलिटी कंडीशन 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। अगर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है तो हम उसमें जो अननोन होते हैं उन अननोन्स को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो जाए तो फिर नंबर ऑफ़ अननोन ज़्यादा हो जाते हैं अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो फिर उन अननोन को सॉल्व करने के लिए हम कंपैटिबिलिटी कंडीशंस को यूज़ करके अननोन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो कंपैटिबिलिटी कंडीशंस 2 तरह की हो सकती हैं। कैसे? एक तरह के कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस में फोर्स एज ए अननोन होगा और दूसरे तरह की जो कंपैटिबिलिटी कंडीशन आप बना सकते हो उसमें डिस्प्लेसमेंट एज ए अननोन होगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह की अप्रोच पॉसिबल होती हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। मतलब अगर मैं किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना चाहता हूं तो मैं 2 तरह से कर सकता हूं। कैसे? पहले जो अप्रोच है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक अप्रोच, और उस स्टैटिक अप्रोच में फोर्स एज ए अननोन होता है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड है वो इसी अप्रोच का मेथड है, ठीक। और जो दूसरी अप्रोच है जिसे आप काइनेमेटिक अप्रोच बोलते हैं, उस काइनेमेटिक अप्रोच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एज ए अननोन होता है और इसीलिए उस अप्रोच को हम काइनेमेटिक अप्रोच बोलते हैं। और जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है वो इस अप्रोच का मेथड है, ठीक है। मतलब 2 तरह के मेथड हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड में, एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और एक स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ठीक। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड के जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसको डिस्कस किया था। और यहाँ पे मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स और स्टिफनेस कोफिशिएंट क्या होते हैं उनको भी डिस्कस करके बताया था, उनको भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि मैट्रिक्स मेथड में हम 2 तरह की अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। कैसे? कि एक स्ट्रक्चरल अप्रोच और दूसरी एलिमेंट अप्रोच। मतलब कि अगर किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस मैं एज ए होल एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करूं और फिर एनालिसिस करूं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच। और अगर हम किसी स्ट्रक्चर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके और एलिमेंट और नोट्स लेके फिर एनालिसिस करते हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंटल अप्रोच। इस टॉपिक में अभी जब हम मैट्रिक्स मेथड की बात करेंगे तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट अप्रोच है इस पे बेस्ड पूरा एक सब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड में हम इस एलिमेंट अप्रोच को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी जब तक मैं मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहा हूँ तो हम स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आज इस थर्ड पार्ट में, मैट्रिक्स मेथड के इस थर्ड पार्ट में हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड क्या होती है और उस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के स्टेप्स को समझने के पहले मैट्रिक्स मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है या मैट्रिक्स मेथड होता क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास में कई सारे कन्वेंशनल मेथड हैं, दोनों ही अप्रोच पे बेस्ड, स्टैटिक अप्रोच पे बेस्ड और काइनेमेटिक अप्रोच पे बेस्ड, ठीक है। लेकिन दोनों ही अप्रोचेस में जो आप मेथड यूज़ करते हैं, चाहे वो 3 मोमेंट थ्योरम को यूज़ कर रहे हो स्टैटिक अप्रोच पे बेस्ड मेथड या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हो काइनेमेटिक अप्रोच पे बेस्ड, दोनों ही इक्वेशंस में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलती हैं। और अगर नंबर ऑफ़ अननोन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर उनका एनालिसिस मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ अननोन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बहुत सारी हो जाएंगी तो उसको हम मैन्युअली सॉल्व नहीं कर पाते। तो फिर उसके लिए हमें एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको सॉल्व करना है तो भी मुझे मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत होती है। तो फिर वो मैथमेटिकल मॉडल हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि अगर कई सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं तो उसे हम मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि मैथमेटिकल मॉडल, और ये 3 मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख दी।
ठीक है, जिसमें 3 अननोन हैं जिन्हें मैंने एक्स वाई जेड बोला, और इन एक्स वाई जेड को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इन तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे? इन मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक्स वाई जेड है, उनके कोफिशिएंट्स 1 1 1, तो मैंने 1 1 1 लिख दिया, ठीक है, और एक्स यहाँ पे लिख दिया, एक्स वाई जेड जो तीनों अननोन हैं उनको एक्स वाई जेड यहाँ लिख दिया। सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, इसका 3, ये लिख दिया। थर्ड इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट 2, -1 2, तो ये लिख दिया, ठीक है, तीनों अननोन यहाँ पे लिख दिए। और राइट साइड में जो इक्वेशन में इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड लिखे हैं 5, 14 और 9, उनको यहाँ लिख दिया। और मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने के बाद एक्स वाई जेड की मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है मैंने वो आपको बताया, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं उसकी बात और करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑल्सो वी फॉर्मुलेट साइमल्टेनियस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप स्टैटिक अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो 3 मोमेंट थ्योरम होती हैं जिनमें, उनसे भी मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलती हैं। और अगर आप काइनेमेटिक अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है उससे भी मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलती हैं। तो जो भी अप्रोच है उसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलती हैं, और उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट मीन्स मैट्रिक्स मेथड कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑल्सो। और इसीलिए मैंने कहा कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड की क्या डेफिनेशन है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि मैट्रिक्स मेथड आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एक्चुअल कंटिन्यूअस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय ए मैथमेटिकल मॉडल। कि हम एक कंटिन्यूस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और यही इस मेथड का एडवांटेज है, और इसी एडवांटेज को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। आगे मैंने क्या लिखा, मेड अप फ्रॉम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैविंग नोन इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए जिस भी स्ट्रक्चर का आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने लिखी यहाँ पे क्या कि इन द मैट्रिक्स मेथड द स्ट्रक्चर इज इनिशियली आइडियलाइज्ड इनटू डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैविंग द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस फंक्शन, ठीक है। कि जिस भी तरह का आप अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने स्टैटिक अप्रोच यूज़ की है तो वहाँ पे फोर्स एज ए अननोन होगा। फोर्स अननोन होगा मतलब एंड्स पे जो रिएक्शन कंपोनेंट होंगे या एंड मोमेंट जो होंगे वो एज ए अननोन होंगे, ठीक है। और अगर आप काइनेमेटिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एंड्स पे रोटेशंस होते हैं या डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो एज ए अननोन होंगे, ठीक है। आगे देखिए मैंने एक लाइन और लिखी, The complete solution is obtained by combining these displacement or stress function in a manner so as to satisfy the force equilibrium and displacement compatibility at the junction of these element। मतलब जो भी आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं वो जो कंटिन्यूस बीम आप कंसीडर कर रहे हैं उस कंटिन्यूस बीम में जितने स्पैन हैं, देखिए मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, इसका मतलब मैं एलिमेंट अप्रोच यूज़ नहीं कर रहा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम मैट्रिक्स मेथड की जो एलिमेंट अप्रोच होती है उसे तो हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड जब पढ़ेंगे तब यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट का मतलब है मैं एक स्पैन की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस स्पैन में मतलब उस एलिमेंट के लिए मैंने आपसे कहा कि जॉइंट पे फोर्स इक्विलिब्रियम और डिस्प्लेसमेंट कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि हम किन स्टेप्स में
किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। अब आगे चलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, मैंने लिखा कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड टू एनालाइज ए स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बाय द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड यूजिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये ध्यान रखना कि हम फाइनाइट एलिमेंट अप्रोच को यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, कि जो भी स्ट्रक्चर हमें गिवन है सबसे पहले हम उसकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी स्ट्रक्चर की स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए मैंने लिखा कि चूज द रिडंडेंट फोर्सेस एंड असाइन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, कि हम सेकंड स्टेप में सबसे पहले हम वो जो रिडंडेंट फोर्स होते हैं उनको चूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन को असाइन करते हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में एक एंड फिक्स्ड होगा और जो दूसरा एंड है जैसे सिंपली सपोर्टेड एंड है, इस सिंपली सपोर्टेड एंड से पे जो रिएक्शन है इसको मैं रिडंडेंट फोर्स बोल देता हूँ, या फिर जो फिक्स्ड एंड है इस फिक्स्ड एंड पे जो मोमेंट होगा उसको आप रिडंडेंट फोर्स बोल दीजिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिडंडेंट फोर्स को चूज़ कर लिया और उसके बाद कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जो है वो उसको असाइन कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैंने ये फोर्स को रिडंडेंट एज्यूम किया है, मतलब रिएक्शन को रिडंडेंट फोर्स एज्यूम किया है, तो फिर ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हम बोल देंगे ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है। और अगर ये मोमेंट को कंसीडर किया है आपने इस फिक्स्ड एंड पे रिडंडेंट फोर्स की तरह, तो यहाँ पे जो मोमेंट की डायरेक्शन है उसको आप कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो अभी आपको पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे, लेकिन हम बस इतना ध्यान रखना कि हम कोऑर्डिनेट डायरेक्शन को असाइन कर लेते हैं और रिडंडेंट फोर्स को चूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में मैंने लिखा कि रिमूव द रेस्ट्रेंट्स टू रिडंडेंट फोर्सेस एंड गेट द बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, कि जब हम रिडंडेंट को हटा देते हैं तो हमें बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, अब जब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मिल गया आपको तो फिर क्या करोगे, फिर मैंने फोर्थ स्टेप में लिखा कि डिटरमाइन द डिफ्लेक्शंस इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ड्यू टू गिवन लोडिंग, कि जो स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगे हुए हैं उनके कारण कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल के थ्रू डिफरेंट फोर्स के लिए डिफ्लेक्शंस की वैल्यू क्या होती हैं वो आपको टेबल के थ्रू बताया था, और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कई सारे मेथड्स के बेसिस पे। ठीक है, फिर मैंने लिखा फिफ्थ स्टेप में कि एनालाइज द डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, कि अगर टेम्परेचर इफेक्ट भी आपको कंसीडर करना है तो फिर उसमें हम टेम्परेचर इफेक्ट को भी कंसीडर करके डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा सिक्स स्टेप में कि हम फ्लेक्सिबिलिटी जो मैट्रिक्स होती है उसको असेंबल करते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि असेंबल द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ये असेंबल द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कैसे असेंबल करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा कि फॉर दिस यूनिट फोर्स इज अप्लाइड इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, मतलब हम जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन हमने सेलेक्ट की है उस डायरेक्शन में यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे। कैसे करोगे, अभी जो हमने एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर की बात की, उस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में अगर आप इस रिएक्शन कंपोनेंट को रिडंडेंट मानते हैं तो फिर इस रिएक्शन की जगह यूनिट लोड अप्लाई कर दीजिए, और फिर इस यूनिट लोड के कारण हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट पे। ठीक, इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में अगर आपने इस फिक्स्ड एंड पे मोमेंट को रिडंडेंट फोर्स की तरह एज्यूम किया है तो फिर यहाँ पे यूनिट मोमेंट अप्लाई कर दीजिए, और फिर यहाँ पे जो रोटेशन होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेवंथ स्टेप में मैंने लिखा कि इन द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द फाइनल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आइदर ज़ीरो और नॉन सेटलमेंट वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है
कि किसी भी जॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए कहीं सेटलमेंट हो रहा है तो उससे इक्वेट करेंगे या फिर जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा जो है वो जीरो होगा, या फिर अगर कुछ उसमें सेटलमेंट हो रहा है तो उससे इक्वेट कर लेना, ठीक है। मतलब जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बनेंगी उन कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस में हम राइट हैंड साइड या तो जीरो लिखेंगे या फिर जो नॉन सेटलमेंट वैल्यूज होंगी उनको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब वो कंपैटिबिलिटी जो कंडीशंस हैं उसको असेंबल कैसे करोगे, उसके लिए मैंने लिखा कि असेंबल द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो जो हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है उनको इस तरह से असेंबल कर लेते हैं। अब इनमें ये जो टर्म्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है वो अभी अपन सब अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं आपको बताऊँगा तो पूरे डिटेल में बताऊँगा। अभी तो बस आप याद रख लीजिए कि हम जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होती हैं उनको असेंबल करते हैं और वो कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। और यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। R मतलब फोर्सेस हैं, अननोन फोर्सेस हैं, उसमें रिएक्शन कंपोनेंट भी हो सकता है या जो मोमेंट्स होते हैं एंड मोमेंट्स वो भी पॉसिबल है, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। तो ये R कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स है ये, और ये डेल्टा माइनस डेल्टा एल, ये क्या है वो अभी अपन पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं और फिर जब आपको रिएक्शन कंपोनेंट और मोमेंट्स मिल गए एंड पे तो फिर हम क्या करते हैं वो मैंने लिखा कि नोइंग द रिडंडेंट फोर्सेस मतलब रिएक्शन कंपोनेंट या मोमेंट, कंप्यूट द रिक्वायर्ड मेंबर फोर्सेस, मतलब जो शेयर फोर्स या बेंडिंग आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे नोट डाल के भी लिखा है, क्या मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट में द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI मस्ट बी नोन फॉर ईच मेंबर। जो कंटिन्यूस बीम होते हैं उनमें EI हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड जब हम अप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो फिर हर मेंबर के लिए जितने भी स्पैन हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबके लिए EI की वैल्यू पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स मेथड एक जनरलाइज मेथड है, इससे किसी भी तरह के स्ट्रक्चर का एनालिसिस हो जाता है। तो फिर अगर आप ट्रस मेंबर का एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर मैंने उसके लिए लिखा इफ़ ए ट्रस इज टू बी एनालाइज्ड द एक्सियल रिजिडिटी EA फॉर ईच मेंबर मस्ट बी नोन, कि अगर आप किसी ट्रस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर जितने भी उस मेंबर हैं उस ट्रस्ट के अंदर सबके लिए मुझे EA की वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंटिन्यूस बीम कंसीडर किया जिसका एक एंड फिक्स्ड है, ए एंड, और B और C पे वो सिंपली सपोर्टेड है, मतलब वहाँ पे रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो मैंने स्टेप्स लिखे थे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं इस बीम के लिए, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली स्टेप 1 में और लिखा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSI। अब सबसे पहले तो हम रिएक्शन कंपोनेंट देख लेते हैं। तो फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे 3 रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं। ये रोलर सपोर्ट, रोलर विल प्रोवाइड ओनली 1 रिएक्शन कंपोनेंट, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन लेता है, और उसी तरह से C पॉइंट पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, मतलब टोटल रिएक्शन कंपोनेंट जो हो गए वो हो गए 5। मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 1 + 1, और जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो है 3। तो फिर दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 2 डिग्री, मतलब ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं और फिर सेकंड स्टेप में हम रिडंडेंट फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं, चूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे RB और RC इनको रिडंडेंट फोर्स बोल दिया, ठीक है, और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन असाइन कर दी। कोऑर्डिनेट डायरेक्शन असाइन करने का मतलब है कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे मैथ्स वाले कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो RB और RC ये जो है ये मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलिए, मतलब ये अननोन है बेसिकली। अब आगे चलते हैं और हम सबसे पहले प्राइमरी
स्ट्रक्चर मतलब जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से आरबी और आरसी को हटा दिया, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बचा दिस इज रिलीज स्ट्रक्चर या डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। ये रिलीज स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने आरबी और आरसी को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आरबी और आरसी जो है वो रिडंडेंट्स हैं, और ये जो डेल्टा बी एल और डेल्टा सी एल है ये क्या चीज़ है, ये डिफ्लेक्शंस हैं इस यूडेल के कारण। मतलब जो किसी भी क्वेश्चन में लोडिंग गिवन होगी उस गिवन लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शंस होंगे उनको मैंने डेल्टा बी एल और डेल्टा सी एल बोल दिया। ठीक है, डेल्टा डिफ्लेक्शन है, बी पॉइंट पे है और एल लोड के कारण, गिवन लोड के कारण। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा सी एल, डेल्टा डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे है और एल लोड के कारण। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा बी एल और डेल्टा सी एल क्या चीज़ है, तो मैंने लिखा कि डिफ्लेक्शन एट बी एंड सी ड्यू टू अप्लाइड लोड, कि जो भी अप्लाइड लोड है उसके कारण है। ठीक है, इसलिए ये एल लिखा है यहाँ पे। क्लियर? अब इसको मैं और क्लियर करूँगा आगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखिए। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि अब हमने जो रिएक्शन कंपोनेंट रिडंडेंट की तरह एज्यूम किए हैं उन रिएक्शन कंपोनेंट को हम उस स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना है, तो अब वो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन का क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा स्टेप 3 में कि अप्लाई रिएक्शन आर बी एट पॉइंट बी एंड अप्लाई यूनिट लोड एट पॉइंट बी। मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, दोनों को ड्रॉ भी एक साथ कर दिया। क्या देखो यहाँ पे मैंने यही बीम को कंसीडर किया, यूडेल हटा दिया और रिएक्शन कंपोनेंट्स भी हटा दिए। जो मैंने एक रिडंडेंट आर बी कंसीडर किया उस आर बी को अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही होगी, क्योंकि ये सपोर्ट जो है वो यहाँ है, सपोर्टेड है, बी पॉइंट पे सपोर्टेड है, मतलब रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है तो वो नेगेटिव लेंगे। अगर रिएक्शन आप अपवर्ड लगा देते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, अभी अपन इक्वेशन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि मैंने आर बी रिएक्शन अप्लाई किया बी पॉइंट पे, और जो आर बी आपने रिएक्शन अप्लाई किया उसके कारण जो डिफ्लेक्शंस आए उनको मैंने बोल दिया डेल्टा बी और डेल्टा सी। ठीक है, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इसलिए उसको डेल्टा बी बोला, और सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन इसलिए उसको डेल्टा सी बोल दिया। क्लियर? अब इस आर बी को रिप्लेस करिए और आर बी की जगह हम यूनिट लोड लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर बी की जगह हटा के यूनिट लोड अप्लाई कर दिया, और इस यूनिट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शंस होंगे बी और सी पॉइंट पे उसे मैंने बोला डेल्टा बी बी और डेल्टा सी बी। ठीक है, देखिए डेल्टा सी बी का क्या मतलब है, डेल्टा बी बी का क्या मतलब है, डेल्टा सी बी का क्या मतलब है। तो देखिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू यूनिट पॉइंट लोड एट पॉइंट बी। क्लियर? इसी तरह से देखिए डेल्टा सी बी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू यूनिट पॉइंट लोड एट पॉइंट बी। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेल्टा सी बी के लिए कि ये बी पॉइंट जो है ये लोड पोजीशन को बताता है, और जो सी पॉइंट मतलब पहला वाला जो आपने लेटर लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डिफ्लेक्शन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। और सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो आपने लेटर लिखा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि लोड कहाँ लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ थी। क्लियर? तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे? देखो आर बी के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा बी है। क्लियर? और यूनिट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट बी पे वो डेल्टा बी बी है। क्लियर? तो आर बी के कारण कितना होगा, तो इस 1 के कारण डेल्टा बी बी है, तो यहाँ पे मैं आर बी लिखता हूँ तो ये भी आर बी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? मतलब आर बी के कारण जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बी इंटू आर बी। क्लियर? तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा बी, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू होगा डेल्टा बी बी इंटू आर बी। ये लिख दिया मैंने, समझ में आया ना? देखो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मान लीजिए 1 किलो न्यूटन लोड के कारण डिफ्लेक्शन 2 आता है, 2 मिलीमीटर आता है। ठीक है, और आर बी अगर 5 है तो यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 इंटू 2 कर लीजिए तो ये 10 हो जाएगा। मतलब 5 आपने यहाँ लिखा तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा बी बी इंटू 5 मतलब आर बी, तो वो यही फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से उसकी बात करते हैं।
कि आरबी के कारण सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा सी है। तो अब डेल्टा सी की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे देखना है। तो देखो 1 के कारण जो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा सी भी है। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पे आर बी रख दूँ तो इसको भी आर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो फिर डेल्टा सी इज इक्वल टू होगा आर बी इंटू डेल्टा सी बी। ठीक है ना? आपने आर बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, आर बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब जो काम आपने आरबी के साथ में किया वही हम आरसी के साथ में भी कर लेते हैं। तो मैंने देखो स्टेप 4 में लिखा कि अप्लाई रिएक्शन आरसी एट पॉइंट सी, और उस आरसी को हटा के उसकी जगह हम यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे। तो फिर देखिए मैंने सेकंड लिखा कि अप्लाई यूनिट लोड एट पॉइंट सी। तो देखो इस फिगर में सी पॉइंट पे आरसी अप्लाई किया और इस फिगर में सी पॉइंट पे यूनिट लोड अप्लाई किया। ठीक है? जिस तरह से आपने ये दो इक्वेशन बनाई थी उसी तरह से मैंने यहाँ इक्वेशन बना ली दो। इधर मैंने डेल्टा बी डेल्टा सी बोला था, यहाँ पे मैंने वाई बी और वाई सी बोल दिया। थोड़ा अलग अलग दिखे इसलिए, क्योंकि जब अपन कम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको अलग से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको वाई बी और वाई सी बोल दिया। वहाँ पे उसको डेल्टा बी और डेल्टा सी बोला था। ठीक है? अब देखिए मैं वाई बी और वाई सी की वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे मिलेगी? ये इक्वेशन कहाँ से आई है? तो देखो आर सी के कारण जो डिफ्लेक्शन है सी पॉइंट पे वो वाई सी है। तो अब ये वाई सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, इसी जगह यूनिट लोड लगाया, और यूनिट लोड के कारण सी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा सी सी है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे आर सी लगा दूँ तो इसको भी आर सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर मैं मतलब जब ये आर सी हो गया और यहाँ पे आर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वाई सी इज इक्वल टू डेल्टा सी सी इंटू आर सी हो गया। तो वाई सी इज इक्वल टू आर सी इंटू डेल्टा सी सी हो गया। क्लियर? इसी तरह से वाई बी चाहिए, तो वाई बी के लिए क्या करोगे? देखो आर सी के कारण बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है वो वाई बी है। ठीक है? अब जब आपने यूनिट लोड अप्लाई किया इस सी पॉइंट पे, तो फिर बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा बी सी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर मैं आर सी लिख दूँ तो इसको भी आर सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना? मतलब वाई बी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? डेल्टा बी सी इंटू वाई ये आर सी। समझ में आया ना? एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए मैंने कहा मुझे वाई बी चाहिए। ठीक है? ये वाई बी किसके कारण है? आर सी के कारण। तो मैंने आर सी की जगह सी पॉइंट पे यूनिट लोड लगा दिया। तो यूनिट लोड के कारण इफेक्ट देख लीजिए। तो यूनिट लोड के कारण जो इफेक्ट आया वो डेल्टा बी सी आ गया। ठीक है? तो यूनिट के कारण है, और अगर मैं आर सी के कारण देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आर सी लिख दीजिए। जब वहाँ आर सी लिखोगे तो इसको भी आर सी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना? तो फिर वाई ये भी आर सी है, ये भी आर सी हो गया, मतलब वाई बी इज इक्वल टू डेल्टा बी सी इंटू आर सी आ जाएगा। ठीक है? ये आ जाएगा। क्लियर? हम जानते हैं कि ये जो गिवन बीम है ये 2 डिग्री का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेट से मुझे मतलब भी नहीं है। अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी से मतलब है। तो ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, मतलब मुझे 2 कंपैटिबिलिटी कंडीशन चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और स्टेप 5 में मैंने लिखा कंपैटिबिलिटी कंडीशन, और कंपैटिबिलिटी कंडीशन हम ड्राइव करते हैं 2 पॉइंट्स पे। तो मैंने लिखा पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। तो जो यूडेल के कारण मतलब लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आया था पॉइंट बी के ऊपर, उसकी वैल्यू थी डेल्टा बी एल। ठीक है? और इस आर बी के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये यूडीएल के कारण भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए मैंने इसको माइनस लिख दिया, और आरबी के कारण जो डिफ्लेक्शन है उसे भी मैं माइनस कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू होगी माइनस डेल्टा बी। ठीक है? इसी तरह से इस आरसी के कारण बी पॉइंट पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है वो है माइनस वाई बी। ठीक? माइनस क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। ठीक है? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आरबी की डायरेक्शन को आपने अपवर्ड लिया होता तो ये वाई जो डेल्टा बी की वैल्यू है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाती, मतलब पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव ली है। अब देखिए लेकिन मुझे ये पता है कि इन सब का समीशन 0 होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है? मतलब बी पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड होने के कारण वो उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है? लेकिन अभी इन
इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको मैं डेल्टा बी लिख देता हूँ, ठीक है, कि इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है उसे मैंने माइनस डेल्टा बी बोल दिया। मान लीजिए उस बी पॉइंट पे अगर कुछ सेटलमेंट होगा तो वो लिख दिया मैंने ये, ठीक है, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ डेल्टा बी एल माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बी प्लस वाई बी इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है। ये फाइनल बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो है, मतलब सेटलमेंट जो होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। अब ये डेल्टा बी की वैल्यू और वाई बी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डेल्टा बी एल प्लस डेल्टा बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, आर बी इंटू डेल्टा बी बी प्लस वाई बी की जगह लिख लीजिए, तो ये क्या आएगा, आर सी इंटू डेल्टा बी सी इज इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर ये फर्स्ट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मिल गई आपको, और इस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के अंदर 2 अननोन हैं। कौन कौन से अननोन हैं, आर बी और आर सी। बाकी ये जो रिफ्लेक्शन हैं इन्हें तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे पता है कि पॉइंट लोड के कारण किसी भी बीम के अंदर, ये कैंटिलीवर बीम के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा इस बी पॉइंट पे या इस सी पॉइंट पे, वो हमें पता, ठीक है ना। इसी तरह से यूडेल के कारण भी हम किसी भी कैंटिलीवर बीम के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी जो टेबल बताई थी उसमें उसको शो किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अननोन है वो आर बी और आर सी है, ठीक। अब एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन और चाहिए, क्योंकि इस एक इक्वेशन से आप आर बी आर सी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी पॉइंट और इसमें लिखा एट पॉइंट सी, ठीक है। इस सेकंड स्टेप में हम एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन और ड्राइव करते हैं, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। चलिए सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या था, यूडेल के कारण वो जो वैल्यू थी वो थी माइनस डेल्टा सी एल, ठीक है। डेल्टा जो है यूडेल के कारण डिफ्लेक्शन था सी पॉइंट पे, ठीक है। अब माइनस इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, माइनस डेल्टा सी, ये लिख दिया मैंने। और इस पॉइंट सी पे आर सी के कारण जो डिफ्लेक्शन है उसे मैंने बोल दिया माइनस वाई सी, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो आर बी के कारण सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन था, ये आर सी के कारण सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी, ठीक है। यहाँ पे सी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। लेकिन मैं एक जनरलाइज इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको डेल्टा सी बोल दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो वैल्यू 0 होगी क्योंकि सेटलमेंट नहीं है सी पॉइंट पे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस डेल्टा सी एल प्लस डेल्टा सी प्लस वाई सी इज इक्वल टू डेल्टा सी। अब यहाँ पे डेल्टा सी और ये वाई सी की वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, तो फिर क्या आएगा, डेल्टा सी एल प्लस डेल्टा सी की जगह लिख लीजिए, ये आएगा आर बी इंटू डेल्टा सी बी प्लस, और ये वाई सी की जगह लिख लीजिए, ये वैल्यू आएगी आर सी इंटू डेल्टा सी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी, ठीक है। और इस इक्वेशन को बोल दीजिए सेकंड, यस इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। मतलब ये एक आपको सेकंड कंपैटिबिलिटी कंडीशन और मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आर बी और आर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे भी ये जो डिफ्लेक्शंस हैं ये नोन क्वांटिटीज़ हैं और आर बी और आर सी अननोन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आर बी और आर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम मैट्रिक्स और बना के देखते हैं। ये जो 2 हमने कंपैटिबिलिटी कंडीशन ड्राइव की हैं, इन दोनों ही कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज़ करके हम आर बी आर सी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर और बड़ा होता, मान लीजिए इसमें 2-3 स्पैन और होते,
तो फिर नंबर ऑफ़ अननोन ज़्यादा हो जाते, नंबर ऑफ़ कंपैटिबिलिटी कंडीशंस ज़्यादा हो जाती, और फिर जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती, मतलब कंपैटिबिलिटी कंडीशंस होती, उनके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। उनको हम 4-5 इक्वेशन होती तो 4-5 अननोन होते, तो उनको हम मैन्युअली सॉल्व नहीं कर पाते। तो फिर उसके लिए मुझे एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। हम एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाएं जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएँ, तो वो हम मैट्रिक्स के थ्रू कर पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कंप्यूटर के थ्रू करना है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, तो भी मुझे मैथमेटिकल मॉडल बनाना ही पड़ेगा। अगर मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना पाओगे तो हम उसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक उसका मैथमेटिकल मॉडल हमारे पास ना हो। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए ही हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने लिखा। स्टेप 6 में मैट्रिक्स मेथड हेडिंग डाली, मैट्रिक्स फॉर्मेट हेडिंग डाली, और फिर लिखा इक्वेशन 1 and 2 कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो अब वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए डेल्टा BL और डेल्टा CL जो है उसको एक कॉलम में लिख दिया, और जो डेल्टा BB, डेल्टा BC, डेल्टा CB और डेल्टा CC ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के, तो उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो दो अननोन है RB और RC उनको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा B और डेल्टा C लिख दिया, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये है कि दो इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब B पॉइंट को अगर मैं 1 बोल दूँ और C पॉइंट को 2 बोल दूँ, ठीक है, तो फिर उस B की जगह 1 लिख दीजिए, C की जगह 2 लिख दीजिए, तो फिर ये जो मैट्रिक्स है आपको वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा आसानी से दिखे इसलिए मैंने आपको बता दिया ये, ठीक। मतलब इस फॉर्मेट में हम मैट्रिक्स को या इक्वेशंस को मैट्रिक्स बना सकते हैं या इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब इसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इसकी जगह डेल्टा एल मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, वो आगे भी लिखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ क्या है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, तो उसको मैंने F से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो अननोन है उन्हें मैंने रिडंडेंट्स बोला था इसलिए उसको R से शो कर दिया, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसे मैंने डेल्टा से शो कर दिया। मतलब जो फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मुझे तो अननोन R कैलकुलेट करना है, तो R कैलकुलेट करने के लिए हम इसको उस साइड लेगा तो ये इक्वेशन आ गई, और F का इन्वर्स कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कई सारी बुक्स में इसके लिए कुछ अलग टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की है, तो वो क्या यूज़ की है वो भी आपको बता देता हूँ। कई सारी बुक्स में इस R की जगह एक्शन A लिखा है, ठीक है, मतलब हम उसको A से इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की जगह ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है तो उसको इसी तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। और डेल्टा की जगह कई सारी बुक्स में उसको D लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया D, और इसको लिखा है DL, ठीक है। तो कई सारी बुक्स में आपको जो ये वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से भी लिखी दिखेगी, तो मैंने उसको इस तरह से भी लिख दिया, ठीक है। मतलब एक ही बात है, वो ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे हमने रिडंडेंट है तो इसलिए उसको R लिख दिया। कई बुक्स में उसको एक्शन की तरह यूज़ करते हैं या एक्शन वर्ड बोलते हैं, इसलिए उसको A लिखा जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो R है ये n/1 की मैट्रिक्स होगी, इसी तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगी वो n/n की होगी, ठीक है। और ये डेल्टा जो डिफ्लेक्शन की होगी वो n/1 की होगी, और डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड जो होगी वो भी n/1 की होगी, ठीक। मैंने जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया। कौन कौन से टर्म्स हैं, F जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह से डेल्टा IJ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट्स हैं मैट्रिक्स के, किसके, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के। और ये कैसे I और J किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिफ्लेक्शन या रोटेशन एट ith
कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट फोर्स या मोमेंट एट द jth कोऑर्डिनेट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे यूनिट लोड या यूनिट मोमेंट आपने अप्लाई किया है। ठीक है ना। चलिए, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडंडेंट फोर्सेस हैं ये। डेल्टा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि बी और सी पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी और सी पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब ये डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए, मैं इस अगर क्वेश्चन के लिए बात करूं तो आपके पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी। ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैट्रिक्स होगी वो इस फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि डी की डेल्टा की वैल्यू 0, यहाँ पे डी बोल दीजिए या डेल्टा की वैल्यू 0, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे 0 है। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ तक क्लियर। और डेल्टा एल किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो आपने क्वेश्चन में लोड गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे यूडेल गिवन है, उसके कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट होंगे, डिफ्लेक्शन होंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एल। ठीक, और इस क्वेश्चन के लिए जो आपके पास में इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो माइनस साइन है वो माइनस मैंने आगे लिख दिया, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो ये लिखा, और डीएल की जगह डीएल या डेल्टा एल, आप जो चाहें वो बोल दीजिए। इसको डीएल बोलना चाहें डीएल बोल दीजिए, या डेल्टा एल बोलना चाहें डेल्टा एल बोल दीजिए। ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी अननोन हमें कैलकुलेट करना होता है वो अननोन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की, वो प्रॉपर्टीज़ की बात और करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली और लिखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, वो 2-3 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा कि इट इज़ ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड साइज इक्वल टू नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस। कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और उसमें जो नंबर ऑफ अननोन होंगे, जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, जितने नंबर ऑफ रिडंडेंट्स होते हैं, उसी साइज़ की होगी। मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ अननोन 2 है, मतलब रिडंडेंट्स जो हैं वो 2 हैं, तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। अगर नंबर ऑफ रिडंडेंट्स 3 हैं, तो फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 3/3 की बनेगी। ठीक है, अब मतलब उसमें 9 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखा मैंने कि ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है, उस डायगोनल के अबाउट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ सेम होती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने लिखा कि डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू डेल्टा जे आई, और इसे हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के हिसाब से प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया कि ड्यू टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो होती है, जो हमने डिफ्लेक्शन में पढ़ते थे, उसके हिसाब से भी ये जो कंडीशन है वो सही है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कि डायगोनल टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, कि जो डायगोनल टर्म्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम 1-2 टर्म्स जो मैट्रिक्स मेथड में यूज़ होते हैं उनको डिस्कस और कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्ड्स। ये एक्शन और डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्ड्स का क्या मतलब होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्शन आर सेट टू बी करस्पॉन्डिंग when they are of analogous type and are located at the same point on the structure। कि अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट करता है, तो फिर उस पॉइंट लोड के कारण उसी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कि इस पॉइंट लोड के एनालॉगस है ये डिफ्लेक्शन। ठीक है, करस्पॉन्ड है ये उसके। तो देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक फिगर शो किया और यहाँ पे लिखा कि डेल्टा इज करस्पॉन्डिंग टू पी बट नॉट सोली कजेस्ड बाय पी।
इसका क्या मतलब है? देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम में मैंने एक लोड P अप्लाई किया और उसी फ्री एंड पे एक मोमेंट भी अप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए, इस P के कारण जो डिफ्लेक्शन है उसे मैंने डेल्टा बोल दिया, तो मैंने बोला कि डेल्टा इज करस्पॉन्ड्स टू P है। लेकिन ये पूरी तरह से P के कारण नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोमेंट भी लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा इज करस्पॉन्डिंग टू P बट नॉट सोली कजेस बाय P, ठीक है। उसी तरह से जो उस पॉइंट पे रोटेशन होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जो रोटेशन होगा उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अगर ये रोटेशन थीटा है, ये रोटेशन अगर थीटा है इस पॉइंट पे, तो ये थीटा जो होगा ये किसके कारण होगा? ये थीटा जो है वो m के कारण है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि थीटा इज करस्पॉन्डिंग टू m बट नॉट सोली कजेस बाय m, कि ये उस m के कारण ही नहीं है, इसमें जो फोर्स P लग रहा है उसका भी कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन हम बोलते ये हैं कि जो थीटा है वो करस्पॉन्ड्स टू m है और जो डेल्टा है वो P के करस्पॉन्ड्स है, ठीक है। ये टर्म यूज़ होते हैं, कई बुक्स में दिए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो सब अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। अब आगे चलते हैं और एक पॉइंट की बात और करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के मैट्रिक्स मेथड में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसका क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैट्रिक्स एनालिसिस इज द डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग to assumed redundant force in force method and corresponding to displacement direction in stiffness method, ठीक है। देखिए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मैट्रिक्स मेथड में यूज़ करते हैं उसका क्या मतलब है? देखो, जो मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते थे वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन की जो बात करते हैं, वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो सब पढ़ा जाता था मैथ्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब, वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी रिडंडेंट होते हैं, अगर फोर्स मेथड है तो जैसा भी मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर दो रिएक्शंस RB और RC दो रिडंडेंट हैं और इनकी जो डायरेक्शन है उसे हमने रिडंडेंट डायरेक्शन बोला है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जब आप एनालिसिस करोगे, उसको डिस्कस करेंगे हम, तो वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होंगी उसे ही हम कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस बोलेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया और इस फिगर में मैंने कहा कि YB और YC जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसी तरह से ये जो थीटा है, थीटा C, इसको मैंने बोला कि ये नेगेटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो, यहाँ पे मैं लिखा कि YB एंड YC आर पॉजिटिव वैल्यूज बिकॉज दीज आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से थीटा C मैंने बोला कि थीटा C इज नेगेटिव बिकॉज थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज। थीटा C कैसे? ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाइए तो आप एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, इसलिए ये नेगेटिव होगा। क्लियर? और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको समझ में अभी नहीं भी आया तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैट्रिक्स मेथड के 4th पार्ट में, हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किस तरह से करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू।